दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, यह एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। मैंने पहले ही कहा था कि मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूँ, लौट कर वापिस आऊंगा। ये बात साल 2019 की है। राजनीतिक विषाद पर मात खाए फडणवीस का हाल वैसा ही था जैसे महाभारत के रण में अभिमन्यु का था। उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति में चारों तरफ से घेर कर मारा गया था। दरअसल हुआ ये था कि साल 2019 में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव लड़ा गया। 24 अक्टूबर को जब नतीजे आए तो शिवसेना और बीजेपी गठबंधन वाली एनडीए ने बहुमत हासिल किया। देवेंद्र फडणवीस के सर पर जीत का सेहरा सजा, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर शिवसेना ने दांव ठोक दिया। प्रदेश की राजनीति में राजनीतिक संकट पैदा हो गया। कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। जब 19 दिनों तक इंतजार करने के बाद प्रदेश में सरकार नहीं बनी तो राज्यपाल के सामने संवैधानिक संकट पैदा हो गया। लिहाजा 12 नवंबर को राज्यपाल की सिफारिश पर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। इसके 10 दिन बाद प्रदेश की राजनीति 360 डिग्री पर घूम गई। अचानक 22 नवंबर 2019 को कांग्रेस और एनसीपी ने शिवसेना की मदद से सरकार बनाने का ऐलान कर दिया। इससे पहले कि कांग्रेस और एनसीपी राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करें, आधी रात में देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी के अजीत पवार राज्यपाल भवन पहुंच गए और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। तब एनसीपी एक थी, यानी शरद पवार और अजीत पवार दोनों की एनसीपी एक थी। 23 नवंबर की सुबह करीब 5:30 बजे महाराष्ट्र से राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन दुर्भाग्य सरकार खड़ी होने से पहले ही गिर गई और देवेंद्र फडणवीस 80 घंटे के मुख्यमंत्री बनकर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। लेकिन राजनीति की निष्ठुरता देखिए, गिरी तो बीजेपी और एनसीपी सरकार, लेकिन लहूलुहान हुए सिर्फ देवेंद्र फडणवीस। 28 नवंबर 2019 को उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 1 दिसंबर को उद्धव सरकार बनने के बाद पहली बार देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में भाषण दिया और उन्होंने शेर पढ़ते हुए कहा था, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस जरूर आऊंगा। इस घटना के करीब 2.5 साल बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक और भूचाल आया। तारीख थी 21 जून 2022। लेकिन इससे पहले 20 जून को राज्यसभा में महाराष्ट्र की 3 सीटें और एमएलसी की 9 सीटें जीतने की खुशी में देवेंद्र फडणवीस के घर पर एक शानदार डिनर पार्टी रखी गई थी। खाने के बाद फडणवीस बीजेपी नेताओं के साथ बातचीत कर रहे थे, तभी उनके फोन की घंटी बजी। कॉल रिसीव कर वो घर के अंदर चले गए। थोड़ी देर में बाहर निकले तो कहीं जाने के लिए तैयार थे। वरिष्ठ पत्रकार श्रीपाद अपराजित ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वहां मौजूद नेताओं से फडणवीस ने बताया कि वो नासिक जा रहे हैं, जहां योग दिवस के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह का प्रोग्राम है। 21 जून की सुबह खबर आई कि एकनाथ शिंदे ने 30 विधायकों के साथ बगावत कर दी है। एक पार्टी नेता ने फडणवीस को कॉल करके कहा कि आप नासिक से फौरन निकलिए। दूसरी तरफ से बेहद नॉर्मल टोन में जवाब मिला, मैं नासिक नहीं, दिल्ली में हूं और मुझे सब पता है। हालांकि बीजेपी ने इस बात को कभी स्वीकार नहीं किया कि शिवसेना में बगावत के पीछे बीजेपी का हाथ है, लेकिन शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बनकर देवेंद्र फडणवीस ने बता दिया था कि शिंदे सरकार का कर्ता धर्ता कौन होगा। कहा जाता है कि राजनीति बड़ी निष्ठुर होती है, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि निष्ठुरता की सीपी में ही राजनीति का मोती पलता है, और देवेंद्र फडणवीस ने मोती बनकर साबित कर दिया है। तीसरी बार महाराष्ट्र के सीएम बने देवेंद्र फडणवीस का नाम स्टाइलिश नेताओं में शुमार है। बात साल 2006 की है। नागपुर शहर के चौक चौराहों पर एक गारमेंट शॉप के प्रचार में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे थे। इन होर्डिंग्स में जिस मॉडल की तस्वीर लगी थी वो देवेंद्र फडणवीस की थी। फोटोग्राफर विवेक रनाडे ने इस होर्डिंग्स के लिए फोटो क्लिक की थी। दूसरी बार के विधायक बने देवेंद्र फडणवीस की मॉडलिंग की चर्चा नागपुर से दिल्ली तक होने लगी। देवेंद्र फडणवीस के दोस्त शैलेश जोगलकर ने बताया था कि जब यह खबर अटल बिहारी वाजपेयी को मिली तो उन्होंने फडणवीस को दिल्ली तलब कर लिया। मैं उनके साथ दिल्ली गया। मुझे याद है कि वाजपेयी ने उनका स्वागत करते हुए कहा था, आइए आइए मॉडल विधायक जी। देवेंद्र फडणवीस को राजनीतिक विरासत अपने पिता गंगाधर राव से मिली थी। वो आरएसएस प्रचारक और बीजेपी नेता थे।
वो कुछ समय के लिए महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी रहे। कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी गंगाधर राव को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। 22 जुलाई 1970 को नागपुर के मराठी परिवार में जन्मे देवेंद्र फडणवीस ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि 1975 में जब देश भर में इमरजेंसी लगी तो उनके पिता गंगाधर राव को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इससे देवेंद्र को इंदिरा गांधी से नफरत हो गई। वह जिस स्कूल में पढ़ते थे उसका नाम इंदिरा कॉन्वेंट स्कूल था। इंदिरा के नाम पर स्कूल का होने की वजह से उन्होंने 6 साल की उम्र में स्कूल जाना ही छोड़ दिया। देवेंद्र की मां सरिता फडणवीस ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वे बचपन से ही जिद्दी थे। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से शुरुआती पढ़ाई करने के बाद देवेंद्र ने धर्मपीठ जूनियर कॉलेज से 12वीं की। 1992 में उन्होंने लॉ की डिग्री ली, लेकिन वकील नहीं बन सके। इसके बाद जर्मनी के बर्लिन शहर स्थित जर्मन फाउंडेशन फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट से उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। पिता की वजह से स्कूल के दिनों से ही देवेंद्र का रुझान राजनीति में होने लगा था। 1987 में देवेंद्र फडणवीस जब 17 साल के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया। 1989 में जब वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे तब वो आरएसएस की स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP में शामिल हुए। पिता के निधन के बाद देवेंद्र के बड़े भाई आशीष फडणवीस ने अपना राजनीतिक करियर छोड़ दिया। उन्होंने घर परिवार की जिम्मेदारी संभाली और छोटे भाई को राजनीति में आगे बढ़ाया। नागपुर में आरएसएस की शाखाओं में जाने वाले देवेंद्र जल्द ही प्रचारक बन गए। देवेंद्र को राजनीतिक विरासत अपने पिता से मिली थी, इसलिए बड़े नेताओं से पहचान और अच्छे संबंधों की वजह से आगे बढ़ने में उन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। 1992 में नागपुर नगर पालिका से वो कॉरपोरेटर चुने गए। इसके बाद 1997 में 27 साल की उम्र में नागपुर नगर निगम के रामनगर वार्ड से नगर पालिका चुनाव में जीतकर वो इतिहास के सबसे युवा मेयर बने। मेयर बनने के 2 साल बाद ही 1999 में नागपुर वेस्ट सीट से चुनाव जीतकर देवेंद्र फडणवीस पहली बार विधानसभा पहुंचे और नागपुर से मुंबई का रास्ता तय किया। 2004 में दोबारा इसी सीट से विधायक बने, फिर 2009 से लगातार नागपुर साउथ वेस्ट से विधायक हैं। कहा जाता है कि फडणवीस के पिता की छत्रछाया में पॉलिटिकल करियर शुरू करने वाले नितिन गडकरी ने ही देवेंद्र को विधानसभा का टिकट दिलवाया था पहली बार, क्योंकि तब गडकरी नागपुर क्षेत्र में बीजेपी के अकेले बड़े नेता हुआ करते थे। देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी एक दूसरे के बेहद करीबी थे। तब विदर्भ और नागपुर क्षेत्र में होने वाले बीजेपी के कार्यक्रमों में नितिन गडकरी के साथ मंच पर अक्सर देवेंद्र फडणवीस नजर आते थे। आगे चलकर नितिन गडकरी को बीजेपी के अंदर गोपीनाथ मुंडे से चुनौती मिलने लगी। राजनीतिक समीकरण को बदलते देख देवेंद्र फडणवीस ने गडकरी से खुद को दूर कर लिया और पार्टी में उनके विरोधी माने जाने वाले गोपीनाथ का हाथ थाम लिया। जल्द ही फडणवीस का ये फैसला सही साबित हुआ और कभी मंत्री तक नहीं बनने वाले फडणवीस बीजेपी प्रमुख बनने में कामयाब हुए। 2014 में केंद्र की सत्ता में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। मोदी ने नितिन गडकरी और गोपीनाथ मुंडे दोनों को दिल्ली बुला लिया और महाराष्ट्र में गैर मराठी नेता को बीजेपी ने आगे करने का फैसला लिया। इसी स्ट्रैटेजी में फडणवीस का नाम सबसे पहले आया। बाद में पार्टी ने उन्हें विधानसभा चुनाव से पहले अलग अलग समय पर बिहार, गोवा और केरल जैसे राज्यों में चुनावी प्रभारी के रूप में नियुक्त किया। सफलताओं की वजह से पार्टी में उनका कद बढ़ा। शिवसेना के साथ गठबंधन से अलग होने के बावजूद 2014 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 288 सदस्यीय सदन में 122 सीटें जीती थी, जबकि 2009 में उसे केवल 46 सीटों पर ही जीत मिली थी। इस जीत के बाद बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को 44 साल की उम्र में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। वो शरद पवार के बाद महाराष्ट्र के दूसरे सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। इतना ही नहीं, करीब 49 साल बाद प्रदेश में किसी सीएम ने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। उनसे पहले वसंतराव नाइक ने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। नाइक 1963 से और 1975 के बीच कुल 11 साल मुख्यमंत्री रहे थे। ये स्टोरी आपको कैसी लगी? इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत हिंदी के साथ।